नमस्कार, मैं रविश कुमार। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास भी हो जाता तो क्या युद्ध रुक जाता? अल जजीरा की एक रिपोर्ट में पढ़ने को मिला कि 1972 से 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने कम से कम 53 ऐसे प्रस्तावों को वीटो कर दिया, पास नहीं होने दिया, जिनमें इसराइल की निंदा की जा रही थी। अगर शुक्रवार का प्रस्ताव इसलिए गिरा कि हमास की निंदा नहीं थी, तो उसी के साथ इसे भी याद रखा जाना चाहिए कि जब हिंसा के लिए इसराइल की निंदा का प्रस्ताव आया, जब भी आया, वह गिर गया। इस तरह से इन प्रस्तावों की परंपरा यह बनती है कि कुछ भी हो जाए, इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं होगा। मूल बात हमास की निंदा की नहीं है, इसराइल को निंदा की खरोच से बचाने की है। जिनकी जमीन और जान चली गई, उनके लिए यह दुनिया इससे ज्यादा और कितनी मानवीय हो सकती थी। हम संयुक्त राष्ट्र के एकल राष्ट्र में बदलने की बात इस वीडियो में आगे करेंगे। अभी तो यह देखिए कि प्रस्ताव पर वीटो कर ताकत दिखाने वाला अमेरिका करीब करीब गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है कि इसराइल गजा में पानी, बिजली और इंटरनेट की सप्लाई बहाल कर दे। उसकी सारी मजबूरी इस अपील में दिखती है। बाकी इसराइल को सैनिक और सैनिक साजो सामान की सप्लाई करने से वो खुद को भी नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका यही कह देता कि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सैनिक मदद नहीं करेंगे, नहीं कह सकता। गजा में 55,000 गर्भवती महिलाएं हैं, 30,000 बच्चे बताए जाते हैं। सभी के साथ साथ ये भी गंदा और प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यह सूचना भी उसी इसराइल के अखबार में छपी है, हारित्स में। अब तो युद्ध अपराध की बात भी कोई नहीं करता। गजा में 8,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं। सेव द चिल्ड्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था ने कहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक 3,257 बच्चे मारे गए हैं। इनमें कम से कम 3,195 बच्चे गजा के थे, 33 वेस्ट बैंक और 29 इसराइल के भी बच्चे हैं। संगठन ने लिखा है कि गजा में मरने वालों में 40% बच्चे हैं। 1,000 बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 2019 से लेकर अब तक जितने बच्चे दुनिया भर में हिंसा और युद्ध क्षेत्रों में मारे गए हैं, उतने 3 हफ्ते में गजा के बच्चों को मार दिया गया। बच्चों की तस्वीरें, उनकी गिनती बताने से भी इसराइल, अमेरिका और उसके दोस्तों को फर्क नहीं पड़ा। बहुत साफ है कि किसी भी स्तर की तबाही से इनका दिल नहीं पिघलता। दुनिया ने देख लिया कि अब उसके प्रदर्शनों का, विलखने का इन हुक्मरानों और राज्यों के चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। इससे भी इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला कि जब यह बात स्कूलों के बच्चों तक पहुंच रही होगी तो उन पर क्या असर पड़ रहा होगा। दुनिया भर के बच्चों को पता होना चाहिए कि एक दिन उन्हें इसी राज्य की हिंसा का शिकार होना है, इसी राज्य के झूठ को सच मानना है और इसी राज्य के झूठ के लिए बच्चों को मारना है। अब उनके पास जनता होने और उससे पहले इंसान होने के विकल्प बहुत कम हैं। जिन कार्टून चैनलों को देखने में उनका पूरा दिन चला जाता है, दरअसल सत्ता ने इन चैनलों के जरिए उन सभी बच्चों को कार्टून बना दिया है। यह अभी नहीं, बहुत बाद में पता चलेगा। यह इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू हैं, इसराइल के चौकीदार हैं। इनके ट्वीट से पता चलता है कि इसराइल का यह चौकीदार सो रहा था जब हमास ने हमला किया। यह दुनिया के पहले ऐसे चौकीदार हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें जगाया नहीं गया। चौकीदार कहने से आपको बहुत कुछ याद आएगा, मगर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर जो कहा है, अभी उसे आप रहने दें। इसराइल के इस चौकीदार की हालत यह है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद 22 दिन बीत जाने के बाद ट्वीट करते हैं कि उन्हें इसकी चेतावनी नहीं दी गई कि हमास इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। नेतन्याहू ने इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों को दोषी ठहराया और 7 अक्टूबर के हमले के लिए खास तौर पर सेना यानी IDF और खुफिया एजेंसी के इंटेलिजेंस के प्रमुखों का नाम ले लिया। नेतन्याहू के अलावा सुरक्षा बलों के प्रमुख, जासूसी एजेंसी शिन बेट, नेतन्याहू के वित्त मंत्री, सभी ने 7 अक्टूबर के हमले में अपनी जिम्मेदारी मान ली है। नेतन्याहू ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी है।
नेतन्याहू के इस ट्वीट के बाद उनकी वॉर कैबिनेट में तूफान मच गया। इस्राइल में नेता, विपक्ष और फिलहाल नेतन्याहू की इमरजेंसी सरकार में शामिल बेनी गैट्स ने ट्विटर पर जाकर लिख दिया कि नेतन्याहू को बयान वापस लेना चाहिए। जब हम युद्ध में हैं तो नेतृत्व को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, सुरक्षा बलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यायर लापिड ने कहा है कि इस बयान से नेतन्याहू ने रेड लाइन क्रॉस की है। जिम्मेदारी से भागने के ऐसे बयान सेना को कमजोर करते हैं। नेतन्याहू ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, हटा दिया। 10 घंटे बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया कि मैं गलत था, मुझे वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। गजा के बच्चों और घरों पर जो तबाही बरपाई गई उसके लिए नेतन्याहू ने माफी नहीं मांगी है। इन बदहवास तस्वीरों के लिए नेतन्याहू ने माफी नहीं मांगी। 22-23 लाख की आबादी में से 14 लाख के बेघर या विस्थापित हो जाने पर माफी नहीं मांगी। 6.5 लाख फलस्तीनी UNRWA के केंद्रों पर हैं, बाकी अस्पतालों, स्कूलों में शरण ले रहे हैं। औसतन हर शरण स्थल पर उसकी क्षमता से 3 गुना अधिक लोग आए हुए हैं। हर समय मौत के साए में सो रहे हैं, मगर इसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। इससे यह पता चलता है कि उनके भीतर, नेतन्याहू के भीतर, ट्वीट डिलीट करने और ट्वीट के लिए माफी मांगने की इंसानियत अभी बची हुई है। इससे यह भी पता चलता है कि युद्ध की विनाश लीला से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्वीट, जिसके लिए नेता माफी मांगते हैं। ट्विटर पर लिखा गया नेतन्याहू का यह पोस्ट उनके मानवीय होने का कितना बड़ा प्रमाण है। युद्ध के बाद भले कुछ ना बचे, कोई फलस्तीनी ना बचे, गजा में कोई बच्चा ना बचे, मगर ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद उस ट्वीट को डिलीट करने और उस पर माफी मांगने की संभावना अभी भी दुनिया में है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस्राइल का अखबार है हारेट्ज, इसके संपादकीय पर एक लेख छपा है जिसका शीर्षक है नेतन्याहू अपोलोजाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, नॉट फॉर द वॉर, फॉर ए ट्वीट। यह लेख अनशेल फेफर का है। नेतन्याहू ने 10 घंटे बाद एक दूसरा ट्वीट किया और पहले ट्वीट में लिखी बातों के लिए कहा, मैं गलत था और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं सभी सुरक्षा प्रमुखों को अपना पूरा सहयोग देता हूं। 24 दिन हो गए, इन सभी को आपस में यही पता नहीं कि इनमें से कौन गलत था और जो गलत था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपनी गलती का हिसाब नहीं कर पाए, मगर हमास के हमले की सजा उन नागरिकों को दे रहे हैं जो हमास नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे सही लोगों के साथ जो भी हैं इस वक्त, उनसे भी गलती को पहचानने की उम्मीद बेकार है। नेतन्याहू का लगातार विरोध हो रहा है इस्राइल में। हमास ने कह दिया कि वो फौरन फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को रिहा करने के लिए राजी है। हारेट्ज में बंधकों के परिवारों का बयान है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे समझौतों का समर्थन करते हैं जिसमें सभी बंधकों के बदले बड़ी संख्या में फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। परिवारों ने मांग की है कि इस्राइल ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे बंधकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। परिवारों ने कहा है कि नेतन्याहू ने उनकी बात ध्यान से सुनी है और कहा है कि सभी बंधक एक साथ वापस आएंगे। इसी दिन के संपादकीय में यह भी लिखा है कि परिवारों को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि उन्हें प्रधानमंत्री और वॉर कैबिनेट के अन्य मंत्रियों से मिलना है। वे रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और आरोप लगा रहे थे कि वे उनसे बात नहीं करते। अल जजीरा ने लिखा है कि परिवारों द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी देने के बाद नेतन्याहू को कहना पड़ा कि वे इन परिवारों से मिलेंगे। हमारा सवाल है कि गजा पर बमबारी के फैसले करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री को उनके इंटेलिजेंस ने सूचना नहीं दी, सेना ने सूचना नहीं दी, तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सेना और इंटेलिजेंस के चीफ ने अगर जिम्मेदारी मान ली है तो हटाया क्यों नहीं? आपको याद होगा, हमने शुरू के कई वीडियो में बताया था कि इस्राइल का अखबार हारेट्ज अपने संपादकीय में बार बार लिख रहा है कि ये सब नकारे लोग हैं। हम भी हैरान थे कि युद्ध के समय एक अखबार अपनी सेना और प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह खुलकर टिप्पणी कर रहा है।
अब आप ही बताइए, क्या इतने अक्षम लोगों को एक छोटे से क्षेत्र के 23 लाख लोगों पर कई हजार बम गिराने की छूट दी जा सकती है? आखिर दुनिया के ताकतवर देश इतने नकारे लोगों की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? नेतन्याहू को गजा में असंख्य बमबारी करने का नैतिक और राजनीतिक ताकत किसने दी? जिन विश्लेषणों में कहा गया है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध लंबा खींच सकते हैं, अब लगता है कि उनकी बातों में दम है। तो क्या एक आदमी को अपनी नाकामी छिपाने के लिए नागरिकों पर इस तरह बमबारी करने की छूट दी जा सकती है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ट्वीट डिलीट हो गया, मगर लिखा तो गया ही था। और इस ट्वीट को इसलिए नहीं डिलीट किया गया कि वर्तनी की उसमें गलती थी, बल्कि अपनी कमजोरी बता रहे थे कि खुफिया विभाग ने जानकारी नहीं दी। ये नहीं बताया कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा, उन्होंने सेना और खुफिया विभाग से रिपोर्ट क्यों नहीं ली। कभी ऐसी बातों से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था कि आपने किन लोगों को चुना है जिन्होंने आपको अंधेरे में रखा। अब तो बहाने बनाकर लोग कुर्सी पर बने रह जाते हैं। इस्राइल का यह चौकीदार इस तरह जागा है जैसे सब कुछ 7 अक्टूबर के बाद ही पता चला है, उसके पहले कुछ पता न था। अब पता चल रहा है कि अल शिफा और अन्य अस्पतालों के नीचे टनल बन गया है जहां हमास ने अपने सामान छिपा रखे हैं। टनल बनते समय पेगासस बेचने वाले देश को पता नहीं चला कि वहां क्या क्या बन रहा है, वह भी उसके कब्जे वाले क्षेत्र में इतने टनल बन गए और पता नहीं चला। इस्राइल तो अब अस्पतालों को निशाना बनाने जा रहा है। अल जजीरा में रिपोर्ट आ रही है कि इस्राइल अल कुद्स अस्पताल के करीब हमले बढ़ा रहा है। WHO ने कहा है कि वो अल कुद्स अस्पताल को लेकर चिंतित है। इस्राइल की सेना कहती जा रही है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे आतंकियों का अड्डा है, वहां पर हमास का सैन्य कमांड सेंटर है। इस्राइल ने सबूत के तौर पर तस्वीरें और ऑडियो भी जारी किए हैं, मगर उनका सोर्स नहीं बताया। हमास ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि यह अस्पताल पर हमला करने के लिए रास्ता बनाने की तैयारी हो रही है। वहां पर सैकड़ों मरीज हैं, 40,000 से अधिक लोग शरण ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 60,000 लोग शरण ले रहे हैं। 28 अक्टूबर को अपने बयान में WHO ने कहा कि भारी बमबारी और जमीनी कार्रवाई के बीच पूरी रात स्वास्थ्य कर्मचारियों, मरीजों और नागरिकों को पूरी तरह से बिजली और सूचनाओं के संसाधनों से काट कर रखा गया। अल जजीरा की एक और रिपोर्ट है, UNRWA के सहायता केंद्रों में हजारों लोगों की भीड़ ने घुसकर सामान लूट लिया। यह अंदेशा है कि हालात बेकाबू होने लगे हैं। 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की राहत एवं कार्य एजेंसी ने कहा कि गजा में नागरिकों के लिए भेजी गई मदद हमास तक नहीं पहुंच रही है। UNRWA किसी भी मानवीय सहायता को गलत हाथों में पहुंचने नहीं देता है, न देगा। पश्चिमी ताकतों, मीडिया, सबका दोहरापन सामने आ गया है। वे इसी दोहरेपन के टनल में जी रहे थे, आगे भी जीते रहेंगे। मगर उसी के समाज में लोग इस दोहरेपन को टक्कर भी दे रहे हैं। पश्चिम की नैतिकता अगर किसी ने बचाई है तो वहां के समाज में रहने वाले इन चंद लोगों ने, जो सड़कों पर उतरकर फलस्तीन के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें केवल मुसलमान नहीं है, ऐसे लोग ज्यादा हैं जो हर तरह की हिंसा के खिलाफ हर समय सड़कों पर उतरते हैं। मगर इन प्रदर्शनों का कभी भी पश्चिम के हुक्मरानों पर असर नहीं पड़ता है। 15 फरवरी 2003 को इराक पर हमला रोकने के लिए दुनिया के 600 शहरों में एक साथ प्रदर्शन हुए थे। लंदन में 15 लाख लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, मगर इराक पर हमला करने वाले देशों ने किसी की नहीं सुनी। इन प्रदर्शनों को ऐतिहासिक माना गया। बाद में साबित हो गया कि जनता सही थी, हमला करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झूठ बोल रहे थे। इराक को लेकर झूठ बोला गया। आज भी उन्हीं देशों में लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। भले उनकी संख्या इस बार कम है, मगर युद्ध के विरोध करने की परंपरा भारत से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। भारत में भी प्रदर्शन हुए हैं, मगर बहुत कम। ये और बात है कि आज दुनिया भर में हो रहे इन प्रदर्शनों का इस्राइल पर कोई असर नहीं। इस्राइल के मित्र राष्ट्र जो हर युद्ध में शामिल नजर आते हैं, उनके पास इस्राइल को रोकने की नैतिक शक्ति नहीं है। सैनिक सामान की सप्लाई रोक सकते हैं, मगर उसकी औकात नहीं है। धंधे और लॉबी का भी सवाल है।
आज सोशल मीडिया के जरिए गजा और फलस्तीन के समर्थन में होने वाले इन प्रदर्शनों का वीडियो और फोटो ज्यादा तेजी से बड़ी संख्या में लोगों के बीच पहुंच रहा है। इसके बाद भी तस्वीरों में दिखने वाली जनता की यह ताकत बेअसर है। आप देख रहे हैं कि स्टेट यानी राज्य की मनमानी और अनैतिकता के सामने जनता की हैसियत घट गई है। जनता भी उस संपादकीय लेख की तरह हो गई है जिसमें गजा के लोगों को नहीं मारने की अपील की जाती है और अगले दिन हत्या और हमला जारी रहता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्ताव पास भी हो जाता, तब भी वो इस्राइल पर बाध्य नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के राजदूत ने इस संस्था को पैसा देने वाले देशों से कहा है कि वे फंडिंग बंद कर दें। जिस संस्था की किसी बात का इस्राइल पर असर नहीं, उसे भी खत्म कर देना चाहता है। संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से अपील की है कि एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जो इस्राइल पर बाध्य हो, उसे लागू करना पड़े ताकि गजा में मानवीय मदद पहुंचे। मरने से कोई नहीं रोक पा रहा। जो बम के हमले में मरने से बच गए हैं, जो तड़प रहे हैं, कभी भी मर सकते हैं, उनके लिए मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर ये देश मानवीय हो रहे हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है? क्या इनमें कोई उम्मीद बची है? युद्ध विराम की बात तो दूर, कुछ समय के लिए युद्ध रुकवाने पर संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हो सका। क्या यह संयुक्त राष्ट्र की असफलता है या अमेरिका की सफलता, जिसने वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव गिरवा दिया? 14 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, इस्राइल, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वाई और टोंगा। वीटो की ताकत से लैस अमेरिका अपने समर्थन में टोंगा, पापुआ न्यू गिनी, फिजी को लेकर चल रहा है। जॉर्डन ने जिस प्रस्ताव को पेश किया उसे 120 देशों का समर्थन मिला। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने के महत्व, सभी बंदियों की बिना शर्त रिहाई की अपील की गई। गजा को आवश्यक रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति की मांग दोहराई गई। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख अरब देशों ने इसका समर्थन किया। फ्रांस, ईरान, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के इस मतदान को कई तरह से पढ़ा जाएगा, मगर एक बात तो नजर आती है कि दुनिया के 120 देश प्रस्ताव के साथ थे, अमेरिका के साथ नहीं थे। उन 120 देशों में फ्रांस भी था। उसने भी एतराज किया कि हमास की निंदा नहीं है, मगर हमले के 22वें दिन बाद मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कुछ समय युद्ध रोकने के प्रस्ताव का समर्थन कर गया। प्रस्ताव गिर जाने के बाद भी इस्राइल का समर्थन नहीं है, यह भी दिखा। भारत ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। शांति का पुजारी और लोकतंत्र की मां कहलाने वाला यह देश संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में गैर हाजिर नजर आया। भारत के पड़ोसी देश, जिनके बारे में बताया जाता है कि भारत के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं है, उन्होंने भी गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। भारत ने गजा के लिए मानवीय मदद भेजे हैं, फलस्तीन की मांग का भी समर्थन किया है, मगर इस मतदान से किनारा कर लिया। सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, मगर दक्षिण एशिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने वोट नहीं डाला। भारत के सभी पड़ोसियों ने हां में वोट डाला है। वायर के संस्थापक पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया है कि एशिया के एक छोर से लेकर हिंद महासागर के दूसरे छोर तक नक्शे पर अगर एक तरफ इस्राइल को चिन्हित करें और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया को, तो इनके बीच में भारत को छोड़कर हर देश ने युद्ध विराम के समर्थन में वोट किया। आज की तारीख में विश्वगुरु अपने इलाके में इतना अलग थलग हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 193 सदस्य हैं। 120 देश अमेरिका और इस्राइल के पीछे नहीं गए। 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। कई लोगों का यह भी मानना है कि इस मतदान से अगर कोई अलग थलग हुआ है तो वह है अमेरिका। जनमत में अमेरिका अलग है। इससे आप देख सकते हैं कि जनमत की राय का अब कितना महत्व रह गया है। अगर आप खुद को जनता समझते हैं तो अपने भविष्य के बारे में भी सोचिए, यहां भी, लोकल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी। अमेरिका जरूर अकेला लग रहा है, मगर वो सबसे ताकतवर है। वो इस्राइल के साथ है और इस्राइल हमला किए जा रहा है।
भारत ने गैर हाजिर रहकर अपने लिए कौन सा रास्ता चुना है, इस पर बहस चलती रहेगी। सुहासिनी हैदर ने सरकारी सूत्रों के दस्तावेजों से हिंदू अखबार में रिपोर्ट किया है कि सरकार ने यूएन में वोट नहीं देने के फैसले का बचाव किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी। इसे विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव के आखिरी ड्राफ्ट में हमास की निंदा न किए जाने पर भारत की चिंताओं को शामिल नहीं किया गया, इसलिए भारत ने वोट नहीं किया। जबकि सुहासिनी हैदर ने रेखांकित किया है कि खुद भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिए गए स्पष्टीकरण में हमास का नाम नहीं लिया गया था। यही नहीं, इस्राएल के राजदूत ने भारत से मांग की है कि वो हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। मगर उसी दिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कनाडा द्वारा पेश किए गए संशोधन के पक्ष में वोट कर दिया और वो गिर गया। कनाडा से इस वक्त भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, मगर वो कनाडा के संशोधन का पक्ष लेता है। इस प्रस्ताव में मांग की जा रही थी कि हमास और उसके द्वारा बंधक बनाए जाने की निंदा की जाए। इसके समर्थन में 88 वोट मिले, विरोध में 55 और 23 देशों ने वोट नहीं किया। ट्यूनीशिया के अलावा हर अरब देश ने इसका विरोध किया। 2/3 वोट न मिलने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया। तो इस राजनीति से आप क्या हासिल करते हैं? अपने लिए, मानवता और उसके इतिहास के लिए। गजा पर बमबारी तो होती ही रही है। हमने कई बार कहा कि इस दौर में कोई विश्व गुरु नहीं है, सब गुरु बनकर विश्व को झांसा दिए जा रहे हैं। कोई आगे नहीं चल रहा, सब एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। अल जजीरा में शकीब असरार और मोहम्मद हुसैन का एक शोधपूर्ण लेख है। यह लेख बताता है कि अमेरिका ने कम से कम 34 बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ऐसे प्रस्तावों को वीटो कर दिया जिनमें इस्राएल की निंदा की जा रही थी। साथ ही ऐसे प्रस्तावों का भी विरोध किया जिनमें फलस्तीन राज्य की मांग की जा रही थी। 1945 से लेकर अब तक 36 बार सुरक्षा परिषद में इस्राएल फलस्तीन से संबंधित प्रस्तावों के मसौदे 5 में से किसी एक स्थायी सदस्य ने वीटो कर दिए। 34 बार इन्हें अमेरिका ने वीटो किया, रूस और चीन ने एक बार। इनमें से अधिकतर प्रस्ताव इस्राएल फलस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए ढांचे पेश कर रहे थे। अमूमन इनमें इस्राएल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को मानने की अपील की गई थी, फलस्तीनी राज्य के लिए आत्मनिर्णय की बात कही गई और फलस्तीनियों के विस्थापन के लिए इस्राएल की निंदा की गई। अमेरिका ने इस्राएल के पक्ष में 46 बार वीटो किया है। इस जंग के दौरान फलस्तीन का नक्शा घूम रहा होगा। आपने देखा होगा कि इसके गांव शहर कैसे कब्जा लिए गए, इसके लोगों को किस तरह से घेर कर दीवार तक धकेल दिया गया। अब इनका खात्मा किया जा रहा है। दिसंबर 2017 की बात है। उस वक्त दुनिया भर में यह खबर छपी थी। ट्रंप ने जेरूसलम को इस्राएल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। 7 दशक से अमेरिका की विदेश नीति को बदलते हुए कह दिया कि अब अमेरिका का दूतावास तल अवीव की जगह जेरूसलम में होगा। तब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में था कि कोई भी ऐसा कृत्य जो जेरूसलम के दर्जे में बदलाव करने की कोशिश करता है, उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है, मान्यता नहीं है। मांग की गई कि जेरूसलम का दर्जा यूएन के नियमों के अनुसार हो। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, केवल अमेरिका ने वीटो कर इसे गिरा दिया। तब तो हमास नहीं था। फलस्तीन के सवाल पर साथ ना देने वाले इन ताकतवर देशों से उम्मीद की जा रही है कि इस्राएल का विरोध करेंगे। ऐसा तो कोई कवि भी अपनी कविता में इसकी कल्पना नहीं कर सकता। कतर के मामले में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिजनों से अब जाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। कहा है कि सरकार गंभीरता से कोशिश करेगी। इसके पहले नौसैनिक के परिजन आरोप लगा रहे थे कि वे प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनसे ठीक से संवाद नहीं हो रहा। 3 दिन पहले 27 अक्टूबर को यह परिवार भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव से मिला। क्या इसका मतलब है कि इतने महीनों से चल रहे मामले में विदेश मंत्रालय ने अभी तक परिवारों से सीधा संपर्क नहीं किया? नरसिम्हा राव ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री और कतर में भारत के राजदूत से बात की। भारत सरकार परिवार को हर सहायता देगी। इस्राएल और गजा के मसले को एक लाइन में जानने की कोशिश मत कीजिए, मेहनत कीजिए।
दशकों की नाइंसाफियां दफन हैं। उन्हें जानिए, समझिए। सारी बहस को आप निंदा तक सीमित नहीं कर सकते। भारत का गोदी मीडिया ऐसा ही करेगा, उससे मेहनत नहीं करनी है। वो हमास के बहाने एंटी मुस्लिम भावनाओं को भड़काता रहेगा, सहलाता रहेगा, ताकि रिटायर्ड अंकिलों और सांप्रदायिक हो चुकी जनता का बड़ा हिस्सा इसके बहाने अपने हिंदू सुख का लुत्फ उठाते रहे, उसे सहलाती रहे। केरल में धमाका होता है, पता नहीं चलता कि क्यों हुआ, किसने किया, लेकिन उससे पहले इसे हमास से जोड़ दिया जाता है। तो मकसद एक ही है, आपको एंटी मुस्लिम तालाब में डुबा कर रखना है, बताना है कि यही हिंदू सुख है। प्याज बहुत महंगा है। एक जनाब सलाह दिए जा रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, जैसे सभी युवाओं को रोजगार मिल गया है। आप जानते हैं कि कितनी कम सैलरी का रोजगार रह गया है इस देश में, और युवा वैसे भी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन इस बयान से ऐसा लगता है कि भारत के युवा काम नहीं करते हैं, रोजगार सबको मिल गया है, उन्हें 70 घंटे काम करना चाहिए। आप जनता इसका विरोध ना कर सके, विरोध करने की तर्क शक्ति आपके भीतर खत्म हो जाए, इसलिए आपको धर्म के नाम पर हिंदू सुख की सप्लाई की जाती है। अमेरिका का सारा प्रयास दिखावे का है। इस दिखावे के लिए भी वह कितना पेट्रोल फूंक रहा है, जहाज उड़ा रहा है, उसके विदेश सचिव कहां कहां जा रहे हैं। पता है कि साथ इजराइल को देना ही है, उसे रोक नहीं पा रहे हैं। चिंता फैला रहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध ना फैल जाए, जैसे गजा पर बम नहीं फूल बरसाए जा रहे हैं। आप भी अपने दोहरेपन को समेटते रहिए। विश्व गुरु के नाम पर आप लपेटे जा रहे हैं, लपेटाते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।